अस्सलाम वालेकुम ऑल द स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, आपको वेलकम करते हैं सुप्रीम कोचिंग चैनल पे। आज मैट्रिक केमिस्ट्री का टॉपिक एमरफस फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स। इससे पहले हमने एलोट्रॉपिक फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स जिसमें हमने डायमंड, ग्रेफाइट एंड बकीबल्स किए थे। उसके बाद डायमंड और ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर भी एज वेल एज बकीबल का स्ट्रक्चर भी आपको समझाए थे। आज एमरफस फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स। एमरफस फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स एलोट्रॉप्स नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हमने इसका एक्सरेज एनालिसिस किया तो इसका स्ट्रक्चर ग्रेफाइट्स लाइक आ गया था कोल के अलावा, और इनकी जो स्ट्रक्चर्स होती है वो एक कंप्लीट स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं होती, तो उसमें और भी एलिमेंट्स होते हैं, तो उस वजह से इसको क्या बोलते हैं, नॉट एलोट्रॉप्स। दीज आर एमरफस फॉर्म्स ऑफ द कार्बन्स। तो इस रीड करते हैं यहाँ से स्टार्टिंग में से। देखें यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द एमरफस फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स आर नॉट कंसिडर्ड एज एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन्स बिकॉज एक्सरेज एनालिसिस रिवील्ड दैट दे हैव ए स्ट्रक्चर लाइक ग्रेफाइट विद एक्सेप्शन ऑफ कोल। उनकी स्ट्रक्चर किस जैसी होती है? ग्रेफाइट जैसी होती है। किसके अलावा? एक्सेप्ट कोल, कोल के अलावा। और जो एमरफस फॉर्म्स ऑफ कार्बन्स हैं ये कहाँ पे होते हैं? नेचुरल डिपॉजिट होते हैं अर्थ के क्रस्ट के अंदर, तो इनको माइंड किया जाता है। माइंड मीन्स निकाला जाता है, विच इज़ माइंड डायरेक्टली फ्रॉम दी नेचुरल डिपॉजिट्स। एंड अदर एमरफस फॉर्म्स कैन बी प्रिपेयर्ड इन वेरियस वेज। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिसमें एमरफस फॉर्म्स बनते हैं। तो एमरफस फॉर्म्स हमारे पास कौन कौन से हैं, रिस्पेक्टिवली उसका स्टडी करते जाएंगे। जिससे पहले फर्स्ट जो एमरफस फॉर्म्स ऑफ कार्बन है वो क्या है? कोल। कोल किस तरीके से बनता है? फर्स्ट तो हम इसके बनने के मेथड पे जाते हैं, तो किस तरीके से बनता है आप लोगों को समझाऊं कि यहाँ पे जो एक पीरियड लिखा हुआ है कार्बोनिफेरस एरा, ये एक पीरियड था जहाँ पे प्लांट्स जो थे वो क्या हो गए थे? डिपॉजिट्स अंडर दी अर्थ चले गए थे। मीन्स एक ऐसा हादसा हुआ था जहाँ से ये क्या हो गए? वार्निश हो गए, ख़त्म हो गए थे। जैसे ही प्लांट्स ज़मीन के अंदर डिकम्पोज होना शुरू हो गए थे, तो डिकम्पोज होकर वो किस में चेंज हो जाते थे? वहाँ से प्रेशर भी हाई होती है और एयर मौजूद नहीं होती ज़मीन के अंदर, तो ये किस में चेंज होते हैं? उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, अगर वाटर के मालिक्यूल्स या गैस मालिक्यूल्स बनते हैं तो वो क्या होते हैं? ज़मीन के सरफेस से एवापोरेट होते हैं, लिबरेट्स हो जाते हैं। रिमेनिंग मटीरियल्स जो होता है वो क्या होता है? हाई परसेंटेज ऑफ जिसमें कार्बन्स होती है वो क्या सेलुलोज किस में चेंज हो जाता है। तो पहले किस में होता है? पीट के फॉर्म में, उसके बाद लिग्नाइट के फॉर्म में, फिर बिटुमिनस कोल के फॉर्म में, उसके बाद एंथ्रेसाइट के फॉर्म्स में चेंज हो जाते हैं। तो उसमें इम्प्योरिटीज़ भी होते हैं, जैसे इम्प्योरिटीज़ नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है, फास्फोरस भी हो सकता है, और भी बहुत सारे इम्प्योरिटीज़ उसमें मौजूद हो सकते हैं। तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। कोल ओरिजिनेटेड फ्रॉम दी डिपॉजिट ऑफ वेजिटेशन ऑफ दी कार्बोनिफेरस एरा। कार्बोनिफेरस एरा के जो प्लांट्स थे उनसे ये बनाए गए ये कोल। इट इज़ सेड दैट द डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड ट्रीज अकर्स ग्रेजुअली अंडर दी अर्थ एब्सेंस ऑफ एयर एंड हाई प्रेशर। ज़मीन के अंदर प्रेशर क्या होती है? हाई होती है, और ज़मीन के अंदर एयर मौजूद नहीं होती, तो ये क्या हो जाता है? डिकम्पोज हो जाते हैं, टूट जाते हैं। डिकम्पोज होने से एक साथ वहाँ पे क्या? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड अदर गैसेज, यहाँ पे मीथेन लिखा हुआ, और भी जैसे गैसेज वो क्या होते हैं? लिबरेट्स हो जाते हैं। उसके बाद लीविंग बिहाइंड अ मटीरियल्स कंटेंस हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन, जिसमें रिमेनिंग जो है उसमें क्या होते हैं? परसेंटेज ऑफ हाई परसेंटेज ऑफ कार्बन होती है, जिसमें कार्बन की परसेंटेज क्या होती है? ज़्यादा होती है। ड्यूरिंग द प्रोसेस अंडर द अर्थ the vegetable materials was converted to stage into peat, lignite जिसको ब्राउन कोल बोलते हैं, बिटुमिनस कोल या सॉफ्ट कोल बोलते हैं, एंड फाइनली इनटू दी हार्ड कोल जिसको हम एंथ्रेसाइट बोलते हैं। ये इसका मेथड है कोल्स के फॉर्मेशन का। वेरियस इम्प्योरिटीज़ होते हैं इसमें, जैसे इसमें इम्प्योरिटीज़ कौन कौन से हैं? नाइट्रोजन है, सल्फर, फास्फोरस, ये इसमें क्या होते हैं? इम्प्योर्स होते हैं। कोल को जो कोल है इसको ज़मीन से किस तरीके से अर्थ सरफेस से किस तरीके से निकाला जा सकता है? तो इसको माइनिंग ज़रिए निकाला जा सकता है, जिसको बोलते हैं माइनिंग। माइनिंग मीन्स किसी भी कंपाउंड्स को क्या करें? बाहर निकालने को बोलते हैं। कोल इज़ मेनली यूज्ड एज अ फ्यूल के तौर पर इसको क्या किया जा सकता है? यहाँ पे कोल इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, तो इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद सेकंड कोक। कोक किससे बनता है? कोक, ये बात याद रखना, कोक डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ कोल से बनता है। कोल हार्ड है, उसके बाद डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन में इसमें कुछ वोलेटाइल्स कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या हो जाते हैं?
चले जाते हैं, जैसे 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर 1300 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होती है इसको हीट करने के लिए। तो यहाँ पे जो वोलेटाइल कंपाउंड्स चले जाते हैं उसके बाद नॉन वोलेटाइल्स रहते हैं, उनमें से दो बोलते हैं, एक तो कोल था, दूसरा कोक। कोक उसको हम क्या बोलते हैं, कोक। कोक जो है यूज एज अ फ्यूल, इट आल्सो इज रिड्यूसिंग एजेंट एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स स्पेशली आयरन। आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कोक बर्न्स विथ एयर, जिसमें कोई भी स्मोक नहीं होती। अब बात करते हैं किस मेथड में। यहाँ पर देखा कोक इज़ प्रोड्यूस बाय हीटिंग बिटुमिनस कोल्स वेरी हाई टेम्परेचर अबाउट 1300 टेम्परेचर इन एब्सेंस ऑफ द एयर। जब यहाँ पे आप देखें कितना लिखा हुआ है 1300, तो मीन्स अगर टेम्परेचर इतनी हो तो इसमें से जो नीचे जिसकी बॉइलिंग पॉइंट से कम होगी वो क्या हो जाएंगे, वेपर्स में हो जाएंगे। तो क्या बने, उसको क्या बोलते हैं, वोलेटाइल्स पड़ा लिखा हुआ है। तो वोलेटाइल्स होने के बाद जो रिमेनिंग होते हैं वोलेटाइल कॉन्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन दी कोल्स, दिस प्रोसेस कॉल्ड डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन ऑफ द कोल बोलते हैं। दी अदर नॉन वोलेटाइल प्रोड्यूस ऑब्टेन बाय डिस्ट्रिक्ट डिस्टिलेशन ऑफ द कोल वुड बी कोल तार एंड कोक। दो ही रिमेनिंग होते हैं जिसको कोल और कोक तार बोलते हैं। कोक की यूजेस, अब बात आती है कोक की यूजेस कौन कौन से हैं। कोक इज़ यूज्ड एज अ फ्यूल, एज अ रिड्यूसिंग एजेंट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स। मेटल्स के एक्सट्रैक्शन के लिए भी, मीन्स मेटल्स को ज़मीन के सरफेस और से निकालने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। कोक बर्न्स इन एयर, एयर में बर्न्स विद नो स्मोक एंड लीव वेरी लिटिल रेजिड्यूज। ठीक है, अब उसके बाद क्या है, चारकोल। ये थर्ड एमरफस फॉर्म्स ऑफ कार्बन। चारकोल के दो टाइप्स होते हैं। पहले तो चारकोल के दो टाइप्स कौन कौन से हैं, एक को बोलते हैं वुड चारकोल या प्लांट्स चारकोल, दूसरे को बोलते हैं एनिमल चारकोल्स। यहाँ पे जो फर्स्ट लाइन है आप इसको स्टडी करेंगे, रीड करेंगे, तो यहाँ पे लिखा हुआ है चारकोल कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय द हीटिंग वुड, नट, शेल्स, बोन्स, शुगर। तो मीन्स ये जो मालिक्यूल्स हैं, कंपाउंड्स, वुड को हीट करने के लिए, नट्स, शेल और बोन्स, शुगर को हीट करने के बाद जो बनते हैं उसको क्या बोलते हैं, कोल बोलते हैं। अब यहाँ पे देखें बोन है, शुगर है, नट शेल है, वुड है, तो मीन्स यहाँ पे एनिमल्स एज वेल एज प्लांट्स कंटेंट, प्लांट्स के मटीरियल्स हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लिखा है दो टाइप्स हैं। वुड इज़ अ मोस्ट कॉमन, क्या, वुड इज़ अ मोस्ट कॉमन। इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय द बर्निंग वुड द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर in certain impurities such as sulfur, it containing many some impurities, जैसे इसमें क्या है सल्फर। इट्स मेनली यूज एज अ डोमेस्टिक फ्यूल, डोमेस्टिक फ्यूल्स में भी यूज़ किया जाता है। किस तरीके से, वुड को जब इसको हीट करते हैं बर्निंग में और इसको लिमिटेड सप्लाई, मीन्स ऑक्सीजन की सप्लाई क्या है ना कम होनी चाहिए, और वहाँ से क्या बनती है जो कोक, इसको क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। और उसके बाद जैसे ही आप चार देखते हैं, चार जैसे बोलते हैं, तो वो भी क्या होती है, मीन्स फाइनली जो रेजिड्यू रिमेनिंग बचते हैं उसको क्या बोलते हैं, चारकोल बोलते हैं। दूसरी क्या होती है, एनिमल चारकोल। एनिमल चारकोल प्रोड्यूस व्हेन एनिमल्स बोन्स एंड रिफ्यूज आर हीटेड इन द लिमिटेड सप्लाई ऑफ द एयर। अब यहाँ पे इम्प्योरिटीज़ की बात आती है, तो इम्प्योरिटीज़ चारकोल में कौन सा थे, सल्फर थे। यहाँ पे जो इम्प्योरिटीज़, इट कंटेंट्स हाई परसेंट ऑफ कैल्शियम फास्फेट एज अ इम्प्योरिटीज़। इसमें इम्प्योरिटीज़ कौन सा है, कैल्शियम फास्फेट्स होती है। एनिमल चारकोल्स किस वजह से होते हैं, एनिमल चारकोल इज यूज्ड इन शुगर इंडस्ट्री, शुगर इंडस्ट्री में यूज़ होती है टू रिमूव दी ब्राउन कलर फ्रॉम द शुगर केन। शुगर केन के ऊपर जो ब्राउन कलर्स होते हैं वो उसको रिमूव करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। आल्सो डीकलराइज द पेट्रोलियम जेल, पेट्रोलियम जेल उसको डीकलराइज करने के लिए भी यूज़ किया जाता है। ये हो गए इसके एमरफस फॉर्म्स। अब उसके बाद है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। जैसे आपको पता है हमने इंट्रोडक्शन और इसके स्ट्रक्चर्स ये हो गए थे। अब इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टीज़ रिमेनिंग और लास्ट में इसके यूज़ होते हैं वो भी पढ़ेंगे। पहले तो आज लेक्चर को प्रॉपर्टीज़ के तक महदूद करेंगे और उसके बाद केमिकल प्रॉपर्टीज़ बाद में देखेंगे। फर्स्ट वी स्टडी अबाउट दी प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन। प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन्स में पहले तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में आप लोगों को पता है कि जब हमने एलोट्रॉप्स फॉर्म्स पढ़े थे, एलोट्रॉप्स कुछ ब्रेक थे, कुछ ग्रेश ब्लैक्स थे और स्ट्रक्चर्स क्या थे, सॉलिड्स थे, जिसमें एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड क्या था, कलरलेस था, बाकी सारे कलर कंपाउंड्स और डायमंड कलरलेस भी था। और ये क्या होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं, टेस्टलेस भी होते हैं। उसकी मेल्टिंग पॉइंट्स 3000 डिग्री सेंटीग्रेड से अबव होती है। और दे आर इनसॉल्युबल इन ऑल कॉमन सॉल्वेंट्स, सारे सॉल्वेंट्स होते हैं उसमें क्या होते हैं, इनसॉल्युबल होते हैं। जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिड हो गया, पेट्रोल हो गया, इसमें क्या है, इनसॉल्युबल है। उस वजह से
कार्बन्स डिपॉजिट फॉर्म्ड व्हेन इनकम्प्लीट कंबशन। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे ही अगर हम पेट्रोल को फ्यूल कंबस होने से इनकम्प्लीट कंबशन हो जाए तो कार्बन्स क्या हो जाती है, डिपॉजिट हो जाती है मोटर के इंजन के, बाइक किसी भी चीज़ का, जैसे मोटर इंजन लिखा हुआ है मीन्स किसी भी व्हीकल के इंजन के ऊपर जैसे पेट्रोल कंबशन, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है पेट्रोल की कंबशन कंप्लीट ना हो तो उसमें क्या होती है कार्बन्स डिपॉजिट हो जाती है, तो वहाँ पे नॉकिंग होना शुरू हो जाती है, मीन्स वो जो भी मोटर हो उसकी नॉकिंग शुरू हो जाती है। तो दिस प्रोसेस का डीकार्बोनाइजेशन ऑफ द मोटर इंजन, डीकार्बोनेशन ऑफ मोटर इंजन के लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। और उसके बाद इसके रेमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ में हमारे पास जो आते हैं वो क्या होते हैं, इसके रिएक्शंस होते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। आज के लेक्चर के लिए हमारे पास जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थे यही इनफ है। और अगर आपको हमारा समझाने का मेथड बुक स्टडी के हिसाब से अच्छा लगे तो कमेंट करना, लाइक करना, शेयर करना और अपने दोस्तों तक पहुंचाना मत भूलें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।